किसी नेता और उनके वोटर्स के बीच के असली रिश्ते को अगर समझना हो तो सिर्फ सुर्खियों से काम नहीं चलता। हमें जमीनी हकीकत और आंकड़ों की गहराई में उतरना पड़ता है। आज हम टोंक के जनादेश का यही विश्लेषण करने वाले हैं। राजस्थान का टोंक निर्वाचन क्षेत्र, देखिए, ये सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं है। ये एक तरह से पूरे देश की चुनावी नब्ज को समझने का एक पैमाना बन सकता है। यहां जो होता है वो हमें राजनीति की कुछ बहुत गहरी सच्चाइयों के बारे में बताता है। तो हमारा आज का सवाल सिर्फ चुनाव जीतने तक ही नहीं है। असल सवाल तो ये है कि एक जनप्रतिनिधि से शासन की जिस गहरी प्रतिबद्धता की हम उम्मीद करते हैं, उसका असली मतलब क्या होता है। तो चलिए इस विश्लेषण की यात्रा पर चलते हैं। हम जनादेश की बनावट से शुरू करेंगे, फिर जमीन की उन सच्चाइयों को सुनेंगे जो अक्सर अनकही रह जाती हैं, और उनके पीछे के आंकड़ों को देखेंगे। इसके बाद हम व्यवस्था की ताकत और उसके तनाव का विश्लेषण करेंगे, शासन के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे, और अंत में देखेंगे कि कैसे सही समझ से जीत तक का रास्ता तय होता है। चलिए शुरुआत करते हैं टोंक में 2023 के चुनावी नतीजे से। सचिन पायलट के लिए ये एक जीत तो जरूर थी, लेकिन इसी जीत के आंकड़ों में आप देखेंगे एक बहुत बड़ी चेतावनी भी छिपी हुई थी। यहां देखिए, जीत के बावजूद 2018 और 2023 के बीच वोट शेयर में लगभग 7.5% की सीधी गिरावट आई। ये गिरावट ही वो पहेली है जिसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आखिर ऐसा हुआ क्यों? अच्छा, अब चुनावी नतीजों से थोड़ा हटकर चलिए मतदाताओं की रोजमर्रा की जिंदगी पर ध्यान देते हैं, क्योंकि किसी भी क्षेत्र की असली कहानी, आप जानते हैं, स्प्रेडशीट में नहीं मिलती, वो वहां की गलियों में बसती है। ये एक आवाज है टोंक के एक नागरिक की। ये एक लाइन अपने आप में सालों की उपेक्षा और टूटे हुए वादों की पूरी कहानी बयां कर देती है। ये वो आवाज है जिसे कोई भी व्यवस्था नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठा सकती। देखिए, ये सिर्फ शिकायतें नहीं हैं, ये टोंक के शहरी जीवन की रोज की हकीकत हैं। ये तस्वीरें बुनियादी नागरिक सुविधाओं की नाकामी को बिल्कुल साफ साफ उजागर करती हैं। और आंकड़े भी इसी जमीनी हकीकत की पुष्टि करते हैं। सबसे ज्यादा और सबसे तीव्र शिकायतें सबसे बुनियादी जरूरतों को लेकर हैं। पानी, सड़कें और सफाई। जब ये चीजें ही ठीक ना हों तो बाकी सब बातें बेमानी लगने लगती हैं। और यहीं पर हमें एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। सार्वजनिक सेवा का मतलब सिर्फ सुविधाएं देना नहीं है, ये हर इंसान की गरिमा को बनाए रखने की एक जिम्मेदारी है। जब पीने का साफ पानी या साफ सफाई जैसी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं होती, तो ये सीधे तौर पर लोगों के आत्मसम्मान पर चोट करता है। तो अब जमीनी हकीकत से वापस आंकड़ों की ओर चलते हैं। ये आंकड़े हमें बताएंगे कि लोगों की नाराजगी और उनके घटते विश्वास का पैमाना असल में कितना बड़ा है। 2018 में जीत का अंतर एक बहुत बड़ी संख्या थी, 54,179 वोट। ये एक मजबूत जनादेश का प्रतीक था। इसे हम अपनी बेसलाइन मानकर चलते हैं। और फिर 5 साल बाद 2023 में ये अंतर घटकर लगभग आधा रह गया। ये सिर्फ वोटों का कम होना नहीं है, ये आंकड़ा सीधे सीधे विश्वास में आई कमी को दिखाता है। अगर हम पिछले कुछ चुनावों के आंकड़ों को देखें तो ये साफ हो जाता है कि टोंक एक स्विंग सीट है। यहां के मतदाता किसी एक पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं। 2013 में बीजेपी जीती, 2018 में कांग्रेस, और 2023 में जीत का अंतर काफी कम हो गया। ये दिखाता है कि यहां कोई भी पार्टी जीत को पक्का मानकर नहीं चल सकती। अब यहां की जनसांख्यिकी को समझना भी जरूरी है। अनुसूचित जाति और मुस्लिम आबादी, जो मिलकर कुल मतदाताओं का लगभग 1/3 हिस्सा हैं, किसी भी चुनावी समीकरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पारंपरिक रूप से ये कांग्रेस का एक मजबूत आधार माना जाता रहा है। तो अब हम विश्लेषण के उस चरण में हैं जिसे निदान या डायग्नोसिस कहते हैं। यहां हम उन कारणों का विश्लेषण करेंगे जो इन आंकड़ों के पीछे छिपे हैं। उम्मीदवार की प्रोफाइल से लेकर पार्टी के सांगठनिक ढांचे तक हर पहलू को परखना होगा। ये स्लाइड उम्मीदवार की प्रमुख रेटिंग्स को दिखाती है। जहां व्यक्तिगत ईमानदारी एक बहुत बड़ी ताकत है, वहीं स्थानीय जुड़ाव में कमी और संगठन की कमजोरी एक चिंता का विषय है। एक मजबूत नेता और एक कमजोर संगठन के बीच का यही फासला नतीजों में साफ झलकता है। इसीलिए रणनीति में एक बुनियादी बदलाव की जरूरत नजर आती है। एक करियर राजनेता की छवि से हटकर एक सामाजिक समझ वाले नेता की भूमिका में आना होगा, जो सत्ता और नेटवर्क की बजाय सेवा और जमीनी हकीकत पर जोर दे। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है। ताकत है उम्मीदवार की साफ छवि,
कमजोरी है शहर में पार्टी का बेहद कमजोर बूथ नेटवर्क। अवसर है लोगों का गुस्सा जो बुनियादी सुविधाओं की कमी से पैदा हुआ है, और खतरा है विपक्ष के मजबूत संसाधन। चलिए अब विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। निदान हो गया, अब इलाज की बात करते हैं। वो ठोस कार्य योजना क्या हो सकती है जो इन कमजोरियों को दूर करे और सामने दिख रहे अवसरों का पूरा लाभ उठाए? ये है चतुर्मुख सिद्धांत, एक 4 मोर्चों वाली रणनीति। पहला, संगठनात्मक मोर्चा, यानी बूथ दर बूथ संगठन को फिर से खड़ा करना। दूसरा, चुनावी मोर्चा, यानी उन वार्डों पर फोकस करना जहां जीत हार का अंतर बहुत कम है। तीसरा, कथा या नैरेटिव का मोर्चा, यानी सेवा दिखावा नहीं का संदेश लोगों तक पहुंचाना। और चौथा, संसाधन, यानी फंड्स का इस्तेमाल उन कामों के लिए करना जो दिखें और जिनसे लोगों को तुरंत राहत मिले। और इस रणनीति को लागू करने का ये एक 90 दिनों का एक्शन प्लान है। पहले 30 दिन सक्रियण के, जिसमें घर घर जाके लोगों की शिकायतें दर्ज की जाएं। अगले 30 दिन समेकन के, जिसमें छोटे छोटे लेकिन दिखने वाले काम जैसे गली की सफाई को पूरा किया जाए। और आखिरी 30 दिन टकराव के, जहां एक स्पष्ट वादे के साथ मतदाताओं को लामबंद किया जाए। ये सुनने से शुरू होकर काम करने और फिर लामबंद करने की एक तार्किक प्रक्रिया है। तो अंत में इस पूरे विश्लेषण का सार क्या है? सार ये है कि आज के दौर में जीत बड़े बड़े वादों या रैलियों से नहीं, बल्कि अनुशासित, जमीनी और सेवा केंद्रित काम से ही मिलती है। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, आज के दौर में डेटा आधारित अभियान चलाना जरूरी है, लेकिन भारत के कानूनी ढांचे के तहत इसका मतलब है वोटर के डेटा का सम्मान करना। किसी भी व्यक्ति की जानकारी सिर्फ उसकी स्पष्ट सहमति से एक खास मकसद के लिए ही ली जा सकती है, और उसकी गोपनीयता की हर हाल में रक्षा की जानी चाहिए। ये सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो हम इस एक विचार के साथ इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं, जिस पर सोचने की जरूरत है। क्या राजनीति का भविष्य भव्य रैलियों में है, या फिर एक आम नागरिक के घर के बाहर की टूटी नाली को ठीक करने में है? जो लोग एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, वे blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क कर सकते हैं, या 08042041602 पर कॉल कर सकते हैं। राजनीति से परे उद्देश्य।